मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली वीडियो में हम आपके लिए पढ़ा रहे थे खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। ये बताया था खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें बताया हमने निरपेक्ष, सापेक्ष, नकलची और अवांछित। नकलची और अवांछित। और एक बताया था परजीवी खरपतवार। ये बताए थे खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। तो हम आज पढ़ेंगे अगला प्रकार, पत्तियों की बनावट के आधार पर। आज पढ़ेंगे खरपतवारों वर्गीकरण में पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। पत्तियों की बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। 2 प्रकार की पत्ती होती है, चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले। तो पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर वर्गीकरण चल रहा है? पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ये चल रहा था हमारा 10 नंबर का। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्या होते हैं? वे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उन्हें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किन्हें कहते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार वे खरपतवार पौधे हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। देखिए, पत्ती के आधार पर चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और एक होते हैं संकरी पत्ती वाले। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं वे खरपतवार पौधे जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उन्हें चौड़ी पत्ती वाले
खरपतवार। वे खरपतवार पौधे जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उन्हें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उन्हें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। जैसे बथुआ, कृष्णनील, जैसे बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरी, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं? जैसे बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरी, बायसुरी, लहसुआ आदि। बायसुरी, लहसुआ, लहसुआ आदि। तो ये तो होते हैं हमारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। आप पढ़ेंगे सकरी पत्ती वाले खरपतवार। जिस प्रकार से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कहते हैं, इसी प्रकार पत्ती के आधार पर क्या होगा? सकरी पत्ती वाले खरपतवार। वे खरपतवार जिनकी पत्तियां कैसी होंगी? सकरी होंगी। यहाँ लिखेंगे सकरी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सकरी पत्ती वाले खरपतवार वे खरपतवार पौधे जिनकी पत्तियां सकरी होती हैं। वे खरपतवार पौधे जिनकी पत्तियां सकरी होती हैं उन्हें सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। सकरी पत्ती वाले खरपतवार किसे कहते हैं? देखिए, वे खरपतवार पौधे जिनकी पत्तियां सकरी होती हैं उन्हें सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। जैसे मोथा, दूबघास, जैसे मोथा, दूबघास, दूबघास होती है, वो भी सकरी पत्ती वाले में आती है। गेहूँसा, जंगली जई, जंगली जई आदि। गेहूँसा, जंगली जई आदि ये किस में आते हैं? सकरी पत्ती वाले खरपतवार में आते हैं। ये तो हुई अपने किसके आधार पर? पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्ती की बनावट दो प्रकार से है, एक तो चौड़ी पत्ती वाले और एक सकरी पत्ती वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोट डालेंगे। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है।
इसी प्रकार से सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटूरॉन सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटूरॉन का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटूरॉन का प्रयोग किया जाता है। चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D और सक्रिय के लिए आइसोप्रोटूरॉन, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है 5वां प्रकार, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। मृदा व जलवायु किसके आधार पर चल रहा है? दा नंबर के बाद या नंबर, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें देखेंगे, इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मृदा व जलवायु के आधार पर, मृदा व जलवायु के आधार पर, मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, जलमग्न भूमियों के खरपतवार। जलमग्न भूमियों के खरपतवार। अब जलमग्न का मतलब क्या होता है? जलमग्न का मतलब पूर्ण रूप से जल में, जलमग्न भूमियों के खरपतवार। इस प्रकार के खरपतवार सबसे अधिक किन स्थानों पर पाए जाएंगे? जहाँ जल हुआ। इस प्रकार के खरपतवार सबसे अधिक इस प्रकार के खरपतवार सबसे अधिक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल भरा रहता है। इस प्रकार के खरपतवार सबसे अधिक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल
भरा रहता है। अब आप बताइए कि कौन सा खरपतवार है जो सबसे अधिक जल वाली स्टेज पर जल भरा रहता है वहाँ जलमग्न भूमियों के खरपतवार। तो इस प्रकार के खरपतवार सबसे अधिक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल भरा रहता है। तो जल भरने वाली अवस्था पर कौन सा खरपतवार पाया जाता है जहाँ जल होता है सबसे अधिक? देखिए कौन सा खरपतवार होता है वो जहाँ पर जल भरा रहता है, वो कौन सा होता है? जैसे जलकुंभी। क्या होती है? जलकुंभी। ये होती है वही जलकुंभी। जलकुंभी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर सर्वाधिक जल भरा रहता है। जल जहाँ भरा रहता है वहाँ पर क्या पाई जाती है? जलकुंभी। जैसे नदियाँ होती हैं, कोई इकट्ठा जल है वहाँ पर ये पाई जाती है। क्या कहते हैं उसे? जलकुंभी। ये प्रकार का खरपतवार है। ठीक है। जलमग्न भूमियों का खरपतवार कौन सा होता है? जलकुंभी। तो जलमग्न भूमि के खरपतवार किसे कहते हैं? इस प्रकार के खरपतवार सबसे अधिक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल भरा रहता है। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जल भरा रहता है। अब पढ़ेंगे दूसरा, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। और शुष्क क्षेत्र के खरपतवार ये क्या होते हैं? शुष्क जैसे जलमग्न भूमियों में थे इसी प्रकार शुष्क क्षेत्र में होंगे। इस प्रकार के खरपतवार जल की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के खरपतवार कहाँ पाए जाते हैं? जल की कमी वाले क्षेत्रों में। इस प्रकार के खरपतवार उन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं जहाँ जल की कमी होती है। इस प्रकार के खरपतवार उन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं जहाँ जल की कमी होती है। जल की कमी होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से जैसे जड़बेरी, बड़बेरी आदि। तो शुष्क क्षेत्र के खरपतवार, इस प्रकार के खरपतवार उन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं जहाँ जल की कमी होती है। जल की कमी होते हैं तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में ये खरपतवार पाए जाते हैं। जैसे झड़बेरी है, बड़बेरी है, ये तो होती है बेरियों के प्रकार, है ना। झड़बेरी, बड़बेरी, नागफनी, बायसुरी। और लिख लो इसमें नागफनी, बायसुरी आदि। नागफनी, बायसुरी आदि, ये तो हुए भाई शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार। ये हुए शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। तो शुष्क क्षेत्र किसे कहते हैं? इस प्रकार के खरपतवार उन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं जहाँ जल की कमी होती है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में कौन से खरपतवार पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र के खरपतवार कहते हैं उन्हें, जहाँ जल नहीं पाया जाता है। तो उसमें कौन कौन से जड़बेरी, बड़बेरी, विभिन्न प्रकार की बेरियाँ होती हैं, बेऊ आती हैं, नागफनी है, बायसुरी है आदि।
ये उग जाते हैं जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर, ठीक है। शुष्क क्षेत्र के खरपतवार कहते हैं उन्हें। फिर आता है तीसरा, कृषि क्षेत्र के खरपतवार। कृषि क्षेत्र के खरपतवार। कृषि क्षेत्र के खरपतवार। और कृषि क्षेत्र के खरपतवार किसे कहते हैं? देखो, वे खरपतवार कृषि क्षेत्र के मतलब है हम जो फसल उगाते हैं ना, उसके साथ में कोई भी जो खरपतवार उग जाता है, उगने के बाद में देखो कोई भी खरपतवार होता है वो अपन की फसल में 25 से 30% तक हानि पहुंचाता है। खरपतवारों के द्वारा कितने % नुकसान होता है? 25 से 30% तक हानि होती है। तो देखो, कृषि क्षेत्र के खरपतवार, इसका मतलब जो भी हम कृषि में फसल उगाते हैं उनके साथ में जो खरपतवार उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र के खरपतवार। जो भी हम कृषि की फसल उगाते हैं उनके साथ में जितने भी खरपतवार उगते हैं उन्हें कहते हैं कृषि क्षेत्र के खरपतवार। और कृषि क्षेत्र के खरपतवार, इसका मतलब जो भी खरपतवार हमारी फसल में होता है वो हमारे जो फसल है उसकी उपज पर विपरीत प्रभाव डालता है, उपज को कम कर देता है। कितने % कम कर देता है भाई? 25 से 30% जो खरपतवार हमारी फसल में उगा है वो हमारी उपज को कम कर देता है। कितने % तक? 25 से 30% तक। अब इसमें लिखेंगे कृषि क्षेत्र के खरपतवार। वे खरपतवार जो फसलों के साथ उगकर उनकी उपज को कम कर देते हैं। ये खरपतवार जो फसलों के साथ होकर उनकी उपज को कम कर देते हैं, कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। वे खरपतवार जो फसलों के साथ होकर उनकी उपज को कम कर देते हैं उन्हें कौन से खरपतवार कहते हैं? कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहते हैं। कृषि क्षेत्र के खरपतवार इसका मतलब होता है जो हम कृषि में जो फसल उगा रहे हैं, खेती में जो फसल उगा रहे हैं उसके साथ में जो भी खरपतवार उग रहा है उनको हम क्या कहेंगे? कृषि क्षेत्र के खरपतवार। जैसे बथुआ, कृष्णनील, जंगली चौलाई, बथुआ, कृष्णनील, जंगली चौलाई और प्याजी आदि। ये तो हुए भाई हमारे कृषि क्षेत्र के खरपतवार। तो कृषि क्षेत्र में देखो सबसे ज़्यादा जो हमारी फसल होती है उनमें बथुआ होता है या नहीं होता है? यदि ये होता है ना, गेहूं के साथ में उग जाता है ना, तो ये जो भी खरपतवार हैं वो कौन से खरपतवार कहलाए? हमारे
कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाए। कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाए। अब ये हुआ हमारा वर्गीकरण किसके आधार पर, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। और अब पढ़ेंगे हम प्रजनन विधियों के आधार पर। अभी खरपतवारों का वर्गीकरण ही चल रहा है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। अगला प्रकार है प्रजनन विधियों के आधार पर। प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रजनन इसका मतलब है किससे सबसे ज़्यादा, किस प्रकार से खरपतवार अपनी वृद्धि करता है। तो प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे किससे प्रजनन होगा, बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। अब बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार देखो, प्रजनन विधि किसके आधार पर है, किससे उत्पन्न होगा खरपतवार, बीज से उत्पन्न होगा। इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनका प्रजनन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। तो उन्हें क्या कहते हैं, बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार कहते हैं। तो बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार में लिखेंगे इस प्रकार के खरपतवारों का प्रजनन, इस प्रकार के खरपतवारों का प्रजनन, इस प्रकार के खरपतवारों का प्रजनन बीजों के द्वारा, होता है। इस प्रकार के खरपतवारों का प्रजनन बीजों के द्वारा होता है। जैसे प्याजी, कृष्णनील, बथुआ, सत्यानाशी, गेहूँसा आदि। जो ये हमारे खरपतवार हैं इनका प्रजनन, इसका मतलब और अधिक संख्या में वृद्धि अपने द्वारा किससे करते हैं, बीजों के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार के खरपतवारों का प्रजनन बीजों के द्वारा
होता है, जैसे प्याजी है, कृष्णनील है, बथुआ है, ठीक है। इनका जो बीज होता है, इनके बीजों से ही अन्य पौधा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है वो? बीज के द्वारा। इसके बाद पढ़ेंगे वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। अब ये किससे होते हैं? ये खरपतवार किससे उत्पन्न होते हैं? वानस्पतिक भागों से। वानस्पतिक भाग क्या होता है? जैसे कोई भी पौधा है, उसका जड़, तना, फूल, फल, पत्ती, ये सारे क्या होते हैं? इसके पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं पौधे के वानस्पतिक भाग? जड़, तना, फूल, फल, पत्ती, सारे वानस्पतिक भाग होते हैं। इनसे यदि दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता है तो इसे कहते हैं वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार के खरपतवार इस प्रकार के खरपतवार वानस्पतिक भागों इस प्रकार के खरपतवार वानस्पतिक भागों कौन कौन से? जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रजनन करते हैं। उन्हें वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रजनन करते हैं। उन्हें वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार कहा जाता है। वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार किसे कहते हैं? इस प्रकार के खरपतवार वानस्पतिक भाग, पौधे के जो वानस्पतिक भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, फल, फूल, पत्ती आदि ये वानस्पतिक भाग होते हैं। इनके द्वारा प्रजनन करते हैं। ये पौधे हैं, इस प्रकार खरपतवार वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रजनन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार कहा जाता है। जैसे कौन सा होगा? दूघास, मोथा, दूघास और मोथा। देखिए जब इनको हम तोड़ देते हैं ना तो अपने तने के द्वारा ही ये दूसरा पौधा उत्पन्न कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? इसका तना उनके तने के द्वारा यदि पौधा
तने के द्वारा ये दूसरा पौधा उत्पन्न हो रहा है तो उसे कौन सा कहेंगे? वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार कहेंगे। घास है, घास को हम खोद देते हैं, काट देते हैं, तो उससे वापस से दूसरी घास दोबारा से यदि काटने के बाद में दोबारा से घास उग जाती है तो इसका मतलब तना या जड़ उसकी नई तना और जड़ के द्वारा वो दोबारा से वृद्धि कर लेती है। तो ये क्या कहलाया? वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाला खरपतवार कहलाया। आगे पढ़ेंगे बीज व वानस्पतिक भाग द्वारा। अब दोनों के द्वारा होगा। बीज व वानस्पतिक दोनों भाग होंगे। बीज व वानस्पतिक भाग द्वारा पैदा होने वाले, बीज व वानस्पतिक भाग द्वारा पैदा होने वाले खरपतवार। बीज व वानस्पतिक भाग द्वारा पैदा होने वाले खरपतवार। अब इसमें पहले तो देखो यहाँ पर बीज से केवल हो रहा था, फिर वानस्पतिक भाग से हो रहा था, अब इन दोनों से, अब दोनों से होगा। बीज व वानस्पतिक भाग द्वारा पैदा होने वाले खरपतवार। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के खरपतवार, इस प्रकार के खरपतवार बीज व वानस्पतिक, बीज व वानस्पतिक दोनों भागों से अपनी वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के खरपतवार बीज व वानस्पतिक दोनों भागों से अपनी वृद्धि करते हैं। बीज व वानस्पतिक भागों से अपनी वृद्धि करते हैं। अब डालेंगे खरपतवारों से हानि। खरपतवारों से हानियाँ, खरपतवारों से हानियाँ। तो बीज व वानस्पतिक भाग द्वारा पैदा होने वाले खरपतवार, इस प्रकार की खरपतवार बीज व वानस्पतिक दोनों भागों से अपनी वृद्धि करते हैं। अब पढ़े खरपतवारों से हानियाँ। मैंने बताया आपके लिए कि खरपतवारों से कितनी हानि होती है, कितनी होती है? 25 से 30% तक हानि होती है। जो हमारी फसलें होती हैं उन पर खरपतवारों से उनमें कितने % तक हानि होती है? 25 से 30%। तो यहाँ लिखेंगे नोट डाल के, खरपतवारों से उपज पर, खरपतवारों से फसलों की उपज में 25 से 30% तक हानि होती है। खरपतवारों से फसलों की उपज में 25 से 30% तक क्या होती है? हानि होती है। अब देखो खरपतवारों से कितनी % हो रही है भाई?
25 से 30%, बहुत ज़्यादा हो रही है हानि। तो अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या किस प्रकार से हानि होती है खरपतवारों द्वारा हानियाँ। 25 से 30 से 35%, 30 से 35%, 30 से 35% तक हानि होती है। कितने परसेंट तक? 30 से 35% तक हानि होती है। इसमें लिखेंगे कृषि में फसलों को कृषि में फसलों को 30 से 35% हानि 30 से 35% हानि खरपतवारों कृषि में फसलों को 30 से 35% हानि खरपतवारों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? 30 से 35% हानि खरपतवारों के द्वारा होती है। खरपतवार फसलों के पौधों के साथ फसलों के पौधों के साथ खरपतवार फसलों के पौधों के साथ भोजन जल स्थान प्रकाश आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आदि के लिए क्या करते हैं? ये प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की उपज पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो खरपतवार है, देखिए कृषि में फसलों को 30 से 35% हानि खरपतवारों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? खरपतवारों के द्वारा। खरपतवार फसलों के पौधों के साथ, जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो पौधों के साथ भोजन जल स्थान प्रकाश आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब कोई भी खरपतवार अपनी फसल में हो जाता है तो वो भोजन भी करता है, जल भी ग्रहण करता है, स्थान भी लेता है अपना, और प्रकाश भी ग्रहण करता है। तो भोजन कहाँ से, जो भी हम पोषक तत्व डालते हैं वहाँ से ग्रहण करता है। तो जहाँ से हमने पोषक तत्व डाले वहाँ से इसने भोजन भी ले लिया, जल दे रहे हैं हम फसल के लिए तो वहाँ से जल भी प्राप्त कर लिया, और स्थान भी ग्रहण कर रखा है, और प्रकाश सूर्य का आ रहा है उसको भी ये ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से जब खरपतवार पौधे के लिए सारा जल खाना पीना सब कुछ मिल रहा है तो वो स्वतः ही वृद्धि करेगा, उससे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और देखो खरपतवारों की विशेषता ये होती है कि ये जो अपन की फसल होती है उससे
अधिक वृद्धि करते हैं, सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, क्योंकि उनके साथ में ये क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसके लिए, जल और भोजन के लिए। एक तरह से उनसे छुड़ाते हैं, तो छुड़ा करके ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं और फसल हमारी कम बड़ी हो पाती है और ये सबसे अधिक वृद्धि कर जाते हैं। तो सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, सबसे पहले पकते हैं, सबसे पहले सारी क्रियाएं ये करते हैं। तो ये कितने % तक फिर हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, 30 से 35% तक फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे खरपतवार फसल उत्पादन पर। खरपतवार फसल उत्पादन पर, खरपतवार फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर, प्रतिकूल प्रभाव डालकर निम्न प्रकार हानि पहुंचाते हैं, निम्न प्रकार हानि पहुंचाते हैं। अब किस प्रकार से ये हानि पहुंचाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फसल उत्पादन पर प्रभाव, फसल उत्पादन पर प्रभाव। सबसे पहले है अपन का फसल उत्पादन पर प्रभाव। सबसे पहले है हमारा फसल उत्पादन पर प्रभाव। तो किस प्रकार से ये फसल उत्पादन पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। फसल उत्पादों की गुणवत्ता, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। फिर पढ़ेंगे पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। फिर मृदा नमी में कमी, मृदा नमी में कमी। ये सारा किसका प्रभाव चल रहा है, खरपतवार का। मृदा नमी में कमी, भूमि के मूल्य में कमी, भूमि के मूल्य में कमी, भूमि के मूल्य में कमी। इसके बाद में कीट व रोगों को शरण, कीट व रोगों को शरण, कीट व रोगों को शरण। सिंचाई जल की कमी, सिंचाई जल की कमी, सिंचाई जल की कमी। मनुष्यों के लिए घातक, मनुष्यों के लिए घातक। ये है भाई। तो ये हुआ फसलों से हानि कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम आपके लिए डिटेल से पढ़ाएंगे। पहले तो समझ लो फसल उत्पादन पर प्रभाव। जो हमारी खरपतवार होती हैं उनका फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब फसल उत्पादन में वो कमी कर देती हैं। जो हमारी फसल होती है उसके उत्पादन में कमी हो जाती है। दूसरी बात, फसल उत्पादन गुणवत्ता में कमी।
जो फसल के उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए उसमें कमी हो जाती है, दाने में कमी रह जाती है, दाना कम फूलता है वो, और चमक कम रहती है, ये सारे उत्पादों की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। अगला आता है पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में, क्योंकि पशुधन उत्पाद का मतलब होता है जो हमारे पशुओं से उत्पाद प्राप्त हो रहा है, क्या होता है, घी, दूध, दही, ये सारा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, उनके उत्पादों की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। वो किसके प्रभाव से हो रही है, खरपतवारों के प्रभाव से। अगला है मृदा नमी में कमी। मृदा के अंदर जो नमी होती है उसमें कमी आ जाती है, वो किसके द्वारा, किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से आती है, खरपतवारों की वजह से मृदा में नमी में कमी आ जाती है। भूमि के मूल्य में कमी, जहाँ खरपतवार अधिक होते हैं उस भूमि का मूल्य कम हो जाता है। कीट व रोगों को शरण, जब जहाँ पर खरपतवार अधिक होते हैं उसमें उस फसल में कीट और रोगों, विभिन्न अलग अलग प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप हो जाता है। सिंचाई जल की कमी, जहाँ पर खरपतवार अधिक होते हैं वहाँ पर सिंचाई जल की कमी तुरंत जल्दी होने लग जाती है फसल में। सिंचाई के लिए सिंचाई जल्दी देनी पड़ती है, उसमें जल की कमी हो जाती है। मनुष्यों के लिए घातक, विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ये मनुष्यों के लिए भी घातक हैं। इस प्रकार से इसकी डिटेल से अगली वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे यहाँ से, इनमें लिखाएंगे हम आपको किस प्रकार से क्या करते हैं। खरपतवार फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर निम्न प्रकार हानि पहुँचाते हैं। इसको हम अगली वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।